कहना क्या चाहती है? मेरी परवरिश अच्छी नहीं है। और भाभी मैं तो रिंकी को नहीं छोड़ सकती। आखिर इतने साल बाद हम लोगों के घर एक बच्चा हुआ है। मैं रिंकी को बिल्कुल अपने जैसी ही बनाऊंगी। बेचारी कल्पना क्या करे, ननद की आदत एक नंबर की खराब। न पढ़ाई लिखाई में मन लगाती थी, ना ही घर के किसी काम में। बस मैं ये बोल रही हूँ कि रिंकी के ग्रोथ के लिए घर का खाना जरूरी है। अरे तुम लोग उसे बाहर का खाना मत खिलाया करो। हाँ तो रोक लीजिए ना अपनी बेटी को, वही आती है बुआ बुआ करके। कल्पना अपनी बेटी रिंकी के पीछे दाल रोटी लेकर भागती है, लेकिन रिंकी, बुआ चलो ना, बाहर चलकर बाहर का कुछ खाते हैं, चलो ना। लो संभालो अपनी बेटी को। वैसे मैं तो जा रही हूँ बाहर गोलगप्पे खाने। रीना यहाँ ये बोलकर वहां से जा रही थी कि रिंकी खाने की थाली में हाथ मारकर खाना गिरा देती है। मम्मा तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम्हें पसंद नहीं कि मैं खुश रहूं। जब देखो तब बुआ को मेरे लिए भरती रहती हो। वो तो मेरी बुआ अच्छी है जो आपकी बात नहीं सुनती। रिंकी माँ को चार बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। कल्पना हैरान परेशान खड़ी होती है तो देख ले तेरा करम, हम पर उंगली उठाती है। तेरी बेटी तुझे ही धोकर चली गई। अरे हमारा खून है, वो तेरे मायके जैसी नहीं बनेगी, समझी? मेरी बेटी जैसी तेरी बेटी बन गई ना तो तू अपने भाग्य समझ। सास के ताने सुनकर कल्पना को गुस्सा आ जाता है। जिस रिंकी के लिए उसने अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी, वही उसको गलत आदतों के लिए आंख दिखा रही है। कल्पना को गुस्सा आ जाता है और सास पर बरस पड़ती है। क्या भाग्य, क्या भाग्य, हाँ बोलिए। एक काम नहीं करती रीना, पढ़ाई लिखाई में जीरो, और जब देखो तब पैसा बर्बाद करती है। ऊपर से रिंकी को मैं उसकी जैसा बनाऊं? अरे ऐसा बनाने के लिए पैदा नहीं किया मैंने अपनी बेटी। सास बहू आपस में चीख चिल्ला रहे थे, तभी वहां राकेश आ जाता है। कल्पना कैसे बात करी हो तुम मां से? मैंने कभी तुम्हारे घर वालों से ऐसे बात की है? नहीं की होगी, क्योंकि मेरे घर वाले ऐसे है ही नहीं। तुम्हारी माँ को तो बस ताने बोलियां बोलनी आती है। जरूरत नहीं है इस घर में किसी को भी मुझसे बात करने की। किसी को आज के बाद मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बोलकर कल्पना वहां से चली जाती है। माँ क्या हुआ इसे, ये इतना भड़क क्यों रही है? और रिंकी कहाँ है? उसके तो ट्यूशन होगी ना। और ये जमीन पर खाना किसने फेंका है? ये तो अन्न का अनादर है। अरे होना क्या है, आजकल की बहुएं सास के पास बच्चा देना ही कहाँ चाहती है। एक हमारा जमाना था, तुम लोग कैसे अपनी दादी के पास पल गए पता ही नहीं चला। हम तो घर के कामों में लगे रहते थे भाई। और ये आजकल की बहुएं, ये तो घर का काम भी इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें बच्चा पालना है। शाम का खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि रिंकी की पढ़ाई होती है। सुबह देर से चाय बनाऊंगी क्योंकि रिंकी को स्कूल जाना होता है। दिन में एक मशीन अलग से कपड़े की लगती है क्योंकि रिंकी के कपड़े अनहाइजीन ना हो जाए। हे भगवान। राकेश अभी भी इस बात से अनजान था कि उसके घर पे लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। अगले रोज सुबह, राकेश, रिंकी कहाँ गई? रात में तो हम लोगों के साथ ही सो रही थी। अरे हाँ, वो रीना रात को कोई हॉरर फिल्म देख रही थी ना, तो उसी के साथ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेकर उसके कमरे में गई थी। देखो वहीं सो गई होगी। कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स? तुमको पता है उसके टॉन्सिल्स कितने बड़े हो गए? उसे कोल्ड ड्रिंक क्यों दिया? अरे हाँ यार, मुझे तो ध्यान में ही नहीं आया। मैंने बस रीना के साथ ये सब लेकर उसे कमरे में जाते देखा। मैंने भी कुछ नहीं कहा, सोचा आ जाएगी। तो जाइए उसे रीना के कमरे से लेकर आइए। उसकी स्कूल बस निकल ना जाए, तैयार भी होना है उसको। मैं लंच तैयार करने जा रही हूँ, उसका स्कूल है, तुम उसे लेकर आओ और तैयार करो। अरे यार, ये सब मेरे बस की बात है क्या? तुम ही लेकर आओ ना, तुम ही तैयार करो, तुम ही लंच बनाओ, मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है। कल्पना बेचारी रिंकी को लेने रीना के कमरे में जाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। कल्पना बहुत आवाज लगाती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। हार कर वो राकेश के पास आती है। राकेश, दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैंने उसको फोन भी किया, कई बार बैल भी बजाई, दरवाजा भी पीटा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। सुबह 6 बजे दरवाजा पीटोगे तो दरवाजा थोड़ी ना खुलेगा। और अपनी लड़की को अपने पास क्यों नहीं सुलाती? फिर मेरे बेटे को बदनाम करती हो। माँ यहीं सो रही थी रिंकी, लेकिन बुआ को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के साथ देखा ना तो रोक नहीं पाई खुद को। और बुआ भी उसकी ऐसे, उसे चिप्स के लालच में लेकर गई। अरे कोई कुछ भी लालच देगा तो लड़की चली जाएगी क्या?
अपनी बेटी को तुम लोगों को ही तो सिखाना होगा ना कि किसी के बहकावे में ना आए। कैसी बात कर रही हो माँ? वो कोई और नहीं, उसकी बुआ ही तो है। छोड़िए ना ये सब बातें, अभी पहले रिंकी को किसी तरह लेकर आइए, स्कूल की बस निकल जाएगी, आज उसका एग्जाम है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब रिंकी नहीं उठती और रीना दरवाजा नहीं खोलती तो अंत में, चलो छोड़ो, जाने दो, सोने दो उसको, जब वो उठेगी तो मैं उसे स्कूल छोड़ दूंगा। अरे लेकिन उसकी परीक्षा तो 8 बजे शुरू हो जाएगी, स्कूल का नियम कानून होता है, ऐसे थोड़ी ना कभी भी बच्चे को स्कूल छोड़ दे। अरे तो थोड़ी देर से परीक्षा दे देगी तो क्या हो जाएगा, आसमान थोड़ी ना नीचे आ जाएगा। मैंने भी रीना को कई बार बहुत देर से परीक्षा दिलवाई है। उसकी बात तुम्हारा रहने ही दो आप, उसको तो परीक्षा के नाम पर ही पसीना आता था। कब से कह रहा हूँ आगे की पढ़ाई शुरू करो, लेकिन वो कर ही नहीं रही। अरे कर देगी, अभी तो 12वीं निकली है, कुछ दिन तो उसको आराम कर लेने दे बेटा। 12 साल से मेरी बेटी पढ़ाई ही तो कर रही है। कल्पना समझना चाहती थी कि इस घर का माहौल क्या है। इस घर में माँ को जब शिक्षा की अहमियत ही नहीं पता, तो उस घर में वो अपने बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो एक अच्छी पढ़ी लिखी इंसान बनेगी। दोपहर में जब रिंकी बुआ के कमरे से बाहर आती है तो, आज तुम्हारे मैथ का एग्जाम था, याद था तुम्हें? मैं कल सारा दिन बैठकर तुम्हें पढ़ा रही थी और आज तुमने परीक्षा ही नहीं दी। मैंने कितनी बार तुम्हें उठाने की कोशिश की लेकिन तुम उठी नहीं। ओ माँ, मैं तो भूल गई, आज तो मैथ का एग्जाम था। वो कल पूरी रात हमने हॉरर मूवी देखी। माँ तुम्हें पता है ये बोलते ही रिंकी जोर जोर से खांसने लगती है। क्या हुआ, खांसी क्यों आ रही है? पता नहीं जब से सोकर उठी हूँ सर भी बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। मुझे लगता है मुझे बुखार आएगा। कल्पना रिंकी को चेक करती है तो सच में उसे बुखार होता है। वो उसे गले लगाती है और उसके पास जाकर लेटती है, उसका सर सहलाती है। कल्पना बहुत प्यार से अपनी बेटी को समझाती है, देखो बेटा, हम सबके जीवन का एक मकसद होता है, हमें दुनिया में अपना नाम कमाना है। तुम्हें पता है जिन सहेलियों के साथ तुम खेलती हो, कल को अगर तुम कुछ नहीं बनी तो यही सहेलियां तुमको पूछेंगी भी नहीं। नहीं मम्मा, मेरी फ्रेंड्स ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। कल्पना रिंकी को कैसे समझाए कि जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है। जीवन नियम और कानून से चलता है, ना कि लापरवाही से। शाम को राकेश घर आता है। अरे रिंकी को क्या हो गया? डॉक्टर से दवा दिलाकर आई हूँ। रात भर जो मैडम ने ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी है तो सुबह टॉन्सिल बड़ा हो गया और अब खांस रही है, फिर बुखार। आज तुम रीना के कमरे में सो जाओगे। मुझे लगता है रिंकी रात भर जगेगी। लाइट जलेगी तो तुम सो नहीं पाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रीना के कमरे में सो जाता हूँ। तुम रिंकी को लेकर आराम करो। राकेश रात को अपनी बहन के कमरे में जाता है और देखता है कमरा बिल्कुल अस्त व्यस्त है। क्या बात है रीना, तुम्हें घर की सफाई से कोई मतलब नहीं है क्या? तुम्हारा ये कमरा है पर ऐसा लग रहा है जैसे रेलवे स्टेशन हो। भैया जब देखो तब भाभी की भाषा बोलते रहते हो, और रात के वक्त कमरा गंदा ही होगा ना। कभी दिन में आके देखो मेरा कमरा कैसे चमकता है। अच्छा, रीना तौलिया दे अपना, जरा चेंज करके आता हूँ। अब कमरे में जाऊंगा तो रिंकी उठ जाएगी, बड़ी मुश्किल से सोई है बेचारी। हाँ, वो सामने अलमारी में रखा है, ले लो। राकेश जैसे ही अलमारी खोलता है सारे कपड़े उसके ऊपर गिर जाते हैं। रीना ये क्या है, ये अलमारी है कि कबाड़ खाना? क्या है भैया, एक दिन तुमको यहाँ पे सोना है और इतनी बकवास कर रहे हो। अब तुम सो यहाँ पर, मैं चली माँ के पास सोने। रीना माँ के कमरे में चली जाती है, लेकिन राकेश अपनी बहन के कमरे का हाल देखता है जो बिल्कुल बुरा होता है। पढ़ने लिखने की भी चीजें जमीन पर गिरी होती है, सारा बिस्तर अस्त व्यस्त होता है। पता नहीं माँ रीना को कुछ सिखाती क्यों नहीं, ऐसे कमरे में तो जानवर भी नहीं रह सकता। अभी किसी तरह सो जाता हूँ, सुबह बात करूंगा। अगली सुबह रिंकी का बुखार और तेज हो जाता है। सुनिए चलिए ना डॉक्टर के पास, मुझे डर लग रहा है। राकेश और कल्पना रिंकी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। इतनी दुबली हो गई, इसको खाने को कुछ नहीं देते क्या? इसके बाल भी बहुत रूखे हो रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इसमें कैल्शियम की भी कमी है। इसको काले चने, पालक ये सब नहीं खिलाते क्या आप लोग? अरे क्यों नहीं खिलाते डॉक्टर साहब,
हमारी पत्नी तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि मेरा पूरा ऑफिस तारीफ करता है। तो सोचिए क्या घर पे बच्चे खाना नहीं खाएंगे? तभी कल्पना बीच में रोक लेती है। नहीं डॉक्टर साहब, ये सिर्फ मोमोज खाती है, गोलगप्पे खाती है और बाहर की गंदी चीजें खाती है। बर्गर, पिज्जा यही सब खाकर अपना पेट भर लेती है। मैं जो टिफिन में खाना और फ्रूट्स देती हूँ ना, वो रोज वापस आ जाता है। डॉक्टर पिता की तरफ हैरानी से देखता है। मुझे नहीं पता ये सब। दरअसल इसने मुझे कभी बताया नहीं। उस दिन जब मैं तुम्हारी माँ से लड़ रही थी ना, खाना जमीन पर पड़ा हुआ था, तब। देखिए, ये आप लोगों का फैमिली मैटर है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी बेटी की बीमारी का सबसे बड़ा कारण उसकी लाइफस्टाइल और उसका खाना पीना है। इतनी छोटी सी उम्र में ही शरीर बनता है। अगर अभी शरीर नहीं बनेगा तो आगे तो और मुश्किल आएंगी। बाकी आप लोग समझदार हैं। मैं दवाई लिख देता हूँ, लेकिन दवाई के भरोसे बच्चों का पालन पोषण नहीं होता। डॉक्टर दवाई देता है और दोनों घर आ जाते हैं। घर पर कल्पना शांत रहती है। मम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, मैं कल साइंस का पेपर कैसे दूंगी? बेटा, तुम अभी पेपर की चिंता मत करो, तुम पहले अपनी तबीयत ठीक करो। तभी वहां रीना आती है। क्या हुआ भैया रिंकी को? पता है, उस दिन जो कोल्ड ड्रिंक पिया था बुआ, उससे मेरा गला बैठ गया और अब बुखार हो गया। मैंने कहा था ना माँ डांटेंगी मत दो, लेकिन आप नहीं मानी। अरे ड्रिंक से कुछ नहीं हुआ बेटा तुझे। तू जो ज्यादा पढ़ती है ना, उससे तेरा दिमाग खराब हो गया है। तभी कल्पना राकेश की तरफ देखती है। ये क्या बोल रही हो? पढ़ाई से दिमाग खराब नहीं होता, दिमाग दुरुस्त होता है। हाँ, जैसे भाभी का दुरुस्त है। चल रिंकी, तुझे घुमा कर लाती हूँ। बाहर घूमेगी, पिज्जा खाएंगे तो ठीक हो जाएगी तू, है ना? रीना, अब उसे कहीं मत ले जाओ, उसको बुखार है। डॉक्टर ने अभी उसे आराम करने के लिए कहा है। कल्पना भी रीना से बात कर रही थी कि रिंकी चप्पल पहनकर खड़ी हो गई। चलो बुआ, मैं ठीक हूँ। नहीं रिंकी, मैं नहीं जाने दूंगी। कहाँ ले जा रही हो तुम उसको रीना? उसकी तबीयत खराब है, पता है ना डॉक्टर ने। मॉल में घूमने जा रहे हैं, चलेगी फिरेगी तो ठीक हो जाएगी भाभी। बुआ ठीक बोल रही है। मम्मा, पिज्जा खिलाओगी ना? रीना और रिंकी वहां से चले जाते हैं। कल्पना रिंकी को लाख रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती। देखो, तुम्हारी बहन को पता है उसकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी उसको बाहर ले गई और अब बाहर का खाना भी खिलाएगी। राकेश प्लीज उसे लेकर आओ। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हाँ हाँ, कर ले चुगली, मेरे बेटे से कर लेना चुगली। और तुझे आता ही क्या है? कुछ नहीं। बुआ भतीजी घूम रहे हैं, तुझे उसमें भी प्रॉब्लम है। तेरे खुद की कोई बुआ नहीं है ना, तभी तो। तुझे क्या पता होगा प्यार क्या होता है? प्यार क्या होता है ये आपको नहीं पता, बाकी तो आप लोग रहने ही दीजिए। देखिए राकेश, मैं कुछ नहीं जानती। रिंकी को वापस लेकर आइए, उसे दवाई भी देनी है और उसके सोने का टाइम भी हो गया है। कल्पना ने रिंकी को कभी भी मोबाइल फोन नहीं दिया था, लेकिन धीरे धीरे अब रिंकी मोबाइल फोन की तरफ इंटरेस्ट ले रही थी। मम्मा, अपना फोन देना। क्यों, क्या हो गया बेटा? मम्मा, वो रील देखनी है। तुम कब से रील देखने लगी? तुम्हें पता है ना रील की आदत कितनी बुरी है। मम्मा, तुमसे बात करना ही बेकार है, आपको हर चीज में प्रॉब्लम है। लाओ अपना मोबाइल दो। अब क्या था, कल्पना अपना मोबाइल रिंकी को तो नहीं देती, रीना अपना मोबाइल रिंकी को देती है। कल्पना इस बात से काफी परेशान होने लगी। एक दिन कल्पना, रीना तुम अपना मोबाइल देती हो रिंकी को? हाँ, तब इसमें भी प्रॉब्लम है क्या भाभी? इसको तो मैं मोबाइल बचपन से दे रही हूँ। जब ये खाना नहीं खाती थी तो मोबाइल दिखाती थी मैं उसको। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें पता है ना मोबाइल की आदत बच्चों के लिए कितनी बुरी होती है। अरे कल्पना, मुझे तो लगता है एक बच्चा पालना तुझे ही आता है। दुनिया में बाकी लोग तो यहाँ बस घास खाते हैं ना, घास। शाम को राकेश से ही बात करूंगी। आप लोगों ने तो कसम खा रखी है कि आप लोग रिंकी को स्वस्थ बनने ही नहीं देंगी। कल्पना वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद, क्यों रिंकी बेटा, तुझे बुआ कैसी लगती है? क्यों?
दादी आप ये क्यों पूछ रही हो? अरे बता भी दे, शाम को तेरी माँ तेरे पापा से बुआ की बुराई करेंगी, तभी पूछ रही हूँ तुझे बुआ कैसी लगती है। मुझे तो बुआ आप सबसे अच्छी लगती है। आप इतनी अच्छी है, मुझे मोबाइल फ़ोन देते हैं, मुझे बाहर का खाना खिलाते हैं, मुझे टीवी दिखाते हैं। आप बहुत अच्छी है बुआ। वो तो है, लेकिन तेरी माँ तो नहीं चाहती कि तू बुआ के साथ रहे। शाम को अगर तेरे माँ तेरे पापा से बुआ की बुराई करेगी तब तू क्या करेगी? मैं उल्टा माँ की शिकायत करूँगी पापा से। कैसे हर वक्त मुझे परेशान करती रहती है। मुझे इस मम्मा के साथ नहीं रहना। दादी कितना अच्छा होता, सिर्फ मैं, आप और बुआ ही रहते इस घर में। राकेश बेटी की बात सुन लेता है और परेशान हो जाता है। रिंकी, तुम्हें अपने मम्मी पापा पसंद नहीं है? तुम आज ऐसा बोल रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं पापा, आप तो फिर भी ठीक हो, पर मम्मा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पता है वो हमेशा मुझे डांटती है। राकेश कमरे में आता है जहां कल्पना पहले से गुस्से में थी। पता है तुम्हें आज क्या हुआ? तुम्हारी बेटी ने आज क्या किया? उसने कुछ भी किया। तुम क्या करोगी? तुम उसे मार डालोगी? समझ में तो आता नहीं, हर बात में तुम उसे डांटती रहती हो, चिल्लाती रहती हो। आज देखना पसंद नहीं करती है हमारी बेटी हम लोगों को। तुम्हारे साथ साथ अब वो मुझे भी पसंद नहीं कर रही है। अरे तो क्या करे वो हमें कि पसंद करे? तो वो हमें पसंद करे इसलिए क्या उसको बिगड़ने दे? मेरी बेटी बिगड़ी नहीं है, समझी? मेरी माँ और मेरी बहन क्यों ऐसा चाहेंगे कि उसकी पोती और उसकी भतीजी बिगड़ जाए? इस बारे में मुझे कोई बात ही नहीं करनी। कल रिंकी के स्कूल में रिजल्ट लेने जाना है, मैं नहीं जा पाऊंगी। हाँ तो मैं चला जाऊंगा। अगले रोज राकेश रिंकी के साथ स्कूल जाता है, जहां पर पता चलता है कि रिंकी फेल हो गई है। भाई साहब, आपकी बीवी तो बहुत समझदार लगती है। रिंकी फेल कैसे हो गई? रिंकी बेटा, तुम पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो। पहले तो तुम पढ़ने में बहुत अच्छी थी, अचानक से क्या हो गया? तुम्हारी सेहत भी हमेशा खराब रहती है। अच्छा खाना नहीं खाती हो क्या तुम? रिंकी को झटका लगा होता है कि वो फेल कैसे हो सकती है। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी होती है। तभी उसकी फ्रेंड सिमरन वहां आती है। हाय सिमरन, ये देखो, ये मेरे पापा है। तुम अपनी मम्मा से मुझे नहीं मिलवाओगी? कभी नहीं। मैं तुम्हारे जैसे फेल होने वाली लड़कियों से दोस्ती नहीं करती। मैंने तुमसे इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि तुम्हारे नंबर अच्छे आते थे और तुम खेलने में नंबर 1 थी। लेकिन अब तो तुम्हारे नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आते और तुम तो फेल भी हो गई। तुम्हारा शरीर भी हमेशा फिस रहता है, ना खेल कूद पाती हो ना पढ़ पाती हो। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। रिंकी को माँ की वो बात याद आ जाती है जहाँ वो उसे कहती है कि जब तक वो अच्छा करेगी, अच्छा पढ़ेगी, तभी तक उसके दोस्त भी उसके दोस्त रहेंगे। मैम, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिंकी, प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी और हेल्दी फूड खाओगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ। मुझे भी अब समझ में आ गया है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मम्मा की बात मान लेनी चाहिए थी। माँ हमेशा मेरे भले के लिए कहती थी, लेकिन मैं बुआ के कहने पर चलती रही। मुझे बुआ के जैसे नहीं बनना। पापा आई एम सॉरी। मुझे एक मौका और दे दो। मैं वादा करती हूँ मैं फाइनल्स में क्लास में टॉप करके दिखाऊंगी। पिता रिंकी को गले लगा लेते हैं। वो घर आती है और माँ के गले लग जाती है। क्या हुआ रिंकी बेटा? मम्मा मैं इस बार फेल हो गई, पर मैं आपसे वादा करती हूँ आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। चल, तुझे पता तो चला, देर से ही सही। बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो और मैं चाहती हूँ तुम दुनिया में अपना नाम कमाओ, नियम कायदे से रहो, ना कि लापरवाही से अपनी जिंदगी बर्बाद करो। आज तक आपने देवरानी जेठानी वाली बहुत सी कहानी सुनी होगी और देखी भी होगी, लेकिन आज की हमारी कहानी में दो दो बहुएं तो जरूर है, लेकिन उनमें से ना कोई देवरानी है और ना ही जेठानी। वो तो हमरानी है। क्या हुआ, नहीं समझे? चलिए हम समझा देते हैं। आज की कहानी है राम और श्याम नाम के जुड़वा भाइयों की, जो मेरठ शहर में रहते हैं। राम और श्याम की माँ उर्मिला ने बचपन से ही अपने जुड़वा बेटों के लिए सब कुछ एक जैसा और एक समान ही किया था।
जिस रंग के कपड़े राम के लिए आते, उसी रंग के हूबहू कपड़े श्याम के लिए भी खरीदे जाते। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों भाई एक साथ एक ही क्लास में एक ही बेंच पर बैठकर पढ़े थे। इतना ही नहीं, दोनों जुड़वा भाई बीमार भी एक साथ ही पड़ते और उन्हें भूख भी एक साथ ही लगती। एक दिन उर्मिला का पति मनोज कहता है, अरे भाग्यवान, तूने तो अपने दोनों बेटों को बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि दोनों की पसंद नापसंद बिल्कुल एक जैसी हो गई है। हर काम दोनों साथ करते हैं। कल को शादी भी एक साथ ही करोगी क्या इनकी? अरे इसमें कहने वाली कौन सी बात है, मैं तो अपने जुड़वा बेटों के लिए कोई जुड़वा बहनें ही लेकर आऊंगी। अरे भाग्यवान, ये क्या बेहूदी बात हुई। अरे कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि अपनी दोनों बेटियों की शादी कोई एक ही घर में करना चाहे। और जुड़वा बहन लाने की बात कहने में जितनी आसान लगती है ना, निभाने में उतनी ही कठिन हो जाती है। सगी बहनें देवरानी जेठानी बन जाती है, और देवरानी जेठानी में स्नेह हो ना हो, स्पर्धा ज़रूर होती है। क्यों जुड़वा बहनों का प्यार अपने ज़िद में कुर्बान करना चाहती हो? हाँ, बात तो आपकी सही है। ठीक है, जुड़वा बहनों से ना सही, अलग अलग घर से ही सही, लेकिन मैं शादी तो अपने दोनों बेटों की एक ही मंडप से कर सकती हूँ ना। अरे जब भगवान ही उन्हें दुनिया में साथ भेजा है तो हम कौन होते हैं उन्हें अलग करने वाले। मैंने तो जीवन भर यही कोशिश की है कि दोनों भाई साथ साथ मिलजुल कर रहें। अपने बेटों की शादी एक साथ करने की इच्छा को पूरी करने के लिए उर्मिला अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार उर्मिला को 2 लड़कियां पसंद आ ही जाती है, जिनके साथ वो अपने बेटे राम और श्याम की शादी करने को तैयार हो जाती है। शादी के बाद एकता, ज्योति बेटा, आज तुम दोनों का ही घर में पहला दिन है। अब तुम दोनों में देवरानी जेठानी जैसा छोटे और बड़े वाला रिश्ता तो है नहीं, इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि तुम्हारा रिश्ता सबसे अलग और ख़ास है। चूँकि मेरे दोनों बेटे हम उम्र है तो तुम दोनों भी आज से हमरानी हो गई। अच्छा, वैसे तो आज तुम दोनों की ही पहली रसोई है, लेकिन दोनों साथ साथ बनाओगी तो पता कैसे लगेगा कि मेरी किस बहू के हाथ में अन्नपूर्णा का वास है। तो फिर भाभी क्या सोचा है आपने? दोनों से बारी बारी से खाना बनवाए क्या? हाँ दीदी, एकता सुबह का खाना बना देगी और ज्योति शाम का। क्यों बहू, ठीक है ना? ठीक है माँ जी, मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सामान चाहिए होगा। बेटा सारी सब्जियां फ्रिज में है और मसाले रसोई में, फिर भी कुछ पूछना हो तो बता देना। एकता मनोमन सोचती है, ऐसा करती हूँ, स्पेशल मटर पनीर बना देती हूँ, उसके साथ स्पेशल स्टफ्ड टमाटर भी बना दूँगी, सबके सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले मटर पनीर के लिए टमाटर उबालने को रख देती हूँ। ये सोचकर एकता फ्रिज में टमाटर ढूंढने लगती है। ये क्या, फ्रिज में तो एक भी टमाटर नहीं है, लेकिन माँ जी ने तो कहा था कि फ्रिज में सारी सब्जियाँ रखी हैं। क्या करूँ, जाकर पूछ लूँ क्या? ससुराल में पहला दिन था, इसलिए थोड़ा हिचकिचाते हुए एकता अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे टमाटर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ कर दे देंगी क्या? अरे बहू, टमाटर होंगे तब मिलेंगे ना, घर में कोई टमाटर नहीं है। हैं? तो बिना टमाटर की तो सब्जी में ना रंग आएगा ना स्वाद, आप मंगवा दीजिए ना। देख बेटा, तेरे ससुर और मुझे पथरी की समस्या है, इसलिए मैंने घर में टमाटर लाना ही बंद कर दिया है। अरे ऐसे स्वाद का क्या फ़ायदा कि सेहत ही बिगड़ जाए। पहले मैं टमाटर ला कर रखती थी, सोचती थी हमारे अलावा बाकी लोग तो खा ही सकते हैं, लेकिन फिर ना टमाटर देखकर मन में लालच पैदा हो जाता, इसलिए अब तो ना टमाटर आएगा ना उसे कोई खाएगा। अरे ये क्या बात हुई, अब अगर टमाटर ही नहीं है तो फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे बहू, तू तो ऐसे कह रही है जैसे टमाटर के बिना सब्जी बन ही नहीं सकती। तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सालों से बिना टमाटर डाले ही सबके लिए मैं खाना बना रही हूँ। हमारे खाने में तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब ना मन के सोचने की बात है बस। घर में अदरक लहसुन प्याज मसाले बाकी सब कुछ तो है। क्या प्याज लहसुन? मेरी मम्मी तो हमेशा बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाती थी। ना तो मैंने आज तक प्याज वाला खाना बनाया है और ना ही खाया है। मैंने तो आज तक प्याज लहसुन को हाथ तक नहीं लगाया। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे परिवार में कोई भी लहसुन प्याज को छूता भी नहीं। बेटा फिर तो तेरा भगवान ही भला करे। अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, टमाटर मैं नहीं मंगवा सकती। तुझे खाना तो बिना टमाटर के ही बनाना होगा।
सास की बात सुनकर बहू एकता बुझे मन से रसोई में जाती है और बिना लहसुन, प्याज और टमाटर वाला खाना बनाने लगती है। एकता अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत करती है कि खाना स्वादिष्ट बन पाए, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी खाने से स्वाद नदारत ही रहता है। डाइनिंग टेबल पर बुरा मत मानना एकता, लेकिन इससे ज़्यादा बदस्वाद खाना मैंने आज तक नहीं खाया। अरे तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं, लेकिन यहाँ तो तुमने एक भी चीज़ खाने लायक नहीं बनाई। आपके यहाँ बिना टमाटर का खाना बनता, ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो टमाटर की ग्रेवी बनाकर सब्जी बनाने की आदत है। आप चिंता मत करिए, मैं धीरे धीरे बिन टमाटर का खाना बनाना भी सीख जाऊंगी। सीख जाओ तो ही अच्छा है, नहीं तो मेहरबानी करके तुम खाना मत बनाना। पहली रसोई में ही पति के मुंह से अपने खाने के बारे में ऐसा सुनकर एकता को बहुत बुरा लग रहा था। बेटा ऐसा नहीं बोलते, अभी अभी वो नए घर में आई है, धीरे धीरे मैं सब सिखा दूंगी। अगर तू ऐसे बोलेगा तो उसका सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। मम्मी आपको पता है ना मैं फूडी हूँ, और फूडी बंदे को ऐसा बेस्वाद पानी जैसा खाना खिलाओगे तो वो तारीफ तो करेगा ही नहीं। मेरी तो पहली रसोई का सत्यानाश हो गया। अब देखती हूँ ये ज्योति कैसे खाना बनाएगी, और बनाएगी भी तो क्या बनाएगी, मेरी तरह ब्लंडर ही करेगी और फिर बातें सुनेगी। खैर मुझे क्या, जैसे मुझे ताने सुनने को मिले हैं, अगर ज्योति को भी मिले तब मेरे दिल को सुकून आएगा। शाम के समय ज्योति रसोई में जाती है और सबके लिए खाना पकाने लगती है। कुछ देर में ज्योति खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। जैसे ही श्याम पहला टुकड़ा मुंह में रखता है, उसके चेहरे की रंगत बदलने लगती है। अरे वाह, मज़ा ही आ गया, ये हुई ना बात। श्याम की बात सुनकर एक एक करके सभी लोग खाना टेस्ट करते हैं और ज्योति की तारीफ करने लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना टमाटर डाले इसने अच्छा खाना बनाया तो बनाया कैसे? अब तो ये सबकी नज़र में ऊपर चढ़ जाएगी। देखो ज्योति भाभी ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, तुम भी भाभी के साथ रहकर थोड़ा कुकिंग सीख लो, कम से कम हम लोग टॉर्चर होने से तो बच जाएंगे। खाने में तो पता नहीं चल रहा कि इसमें टमाटर नहीं है। रंग, रूप और स्वाद सब एकदम परफेक्ट है। पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर इसका राज क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबकी नज़र में अच्छी बनने के लिए इसने टमाटर डालकर सब्जी बनाई हो और अब भोलेपन का नाटक कर रही हो। अगले कुछ दिनों में यही सिलसिला लगातार दोहराया जाता रहता है। एकता लाख कोशिश करके भी खाने लायक भोजन पका नहीं पा रही थी और ज्योति हर रोज़ लाजवाब खाना बना रही थी। अब चाहे जो हो जाए, आज मैं ज्योति के खाने का राज जानकर ही रहूंगी। अगले दिन जब ज्योति खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो एकता छिपकर उसे देखने लगती है। जैसे ही ये सब्जी में डालने के लिए टमाटर निकालेगी, मैं तुरंत इसकी पोल खोल दूंगी। आखिर घर में भी तो सबको पता चले ना कि उनकी लाडली बहू मना करने के बाद भी रोज़ सब्जी में टमाटर डाल के बना रही है। एकता बहुत देर तक रसोई में छिपकर ज्योति को देखती रहती है, लेकिन ज्योति सचमुच में कोई टमाटर सब्जी में डालती ही नहीं। अरे दिवा, इसने तो वाकई सब्जी में कोई टमाटर नहीं डाला, फिर इसकी सब्जी इतनी स्वादिष्ट कैसे बन जाती है? आज मैं सामने से इसी से पूछ लेती हूँ, तभी ये राज खुलेगा। ज्योति, हम दोनों ने एक साथ इस घर में कदम रखा है, लेकिन फिर भी सब तुम्हारे हाथ के खाने के मुरीद हो गया है। क्या तुम मुझे भी अपने खाने का सीक्रेट बता सकती हो? क्या सीक्रेट? अरे ऐसा कोई सीक्रेट है ही नहीं, मैं तो बस नॉर्मल तरीके से खाना बनाती हूँ। अच्छा, मैं बिन टमाटर का खाना बनाती हूँ ना, तो सब्जी में ना तो रंग आता है ना ही स्वाद, पर जब तुम बनाती हो तो कोई बता ही नहीं सकता कि तुम्हारी सब्जी में कोई चीज़ की कमी है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम सब्ज़ी में प्याज लहसुन नहीं डालती हो, और जब टमाटर भी नहीं डलेगा तो फिर सब्ज़ी में बचेगा ही क्या। इसीलिए तुम्हारी सब्ज़ी में रंग रूप नहीं होता। और मैं सब्ज़ी में लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची सब पीस कर डालती हूँ, जिससे ग्रेवी ठीक हो जाती है। और टमाटर हम सब्जियों में क्यों डालते हैं? खटास के लिए ना। तो बस टमाटर के स्वाद की पूर्ति करने के लिए मैं सब्ज़ी में थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिला देती हूँ, और सब्ज़ी में रंग सुंदर आए उसके लिए थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ। बस हो गई सब्ज़ी तैयार। तुम भी मेरी ट्रिक का इस्तेमाल करके सब्ज़ी बना सकती हो। लेकिन मुझे तो प्याज लहसुन वाला खाना बनाना आता ही नहीं। अरे तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, ठीक है? आज से हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। तुम देखती रहना, जल्दी सब कुछ बनाना सीख जाओगी। कुछ ही दिनों में एकता भी ज्योति की तरह प्याज लहसुन वाला खाना बनाना सीख गई थी, और अब उसे भी बिना टमाटर सब्जी बनाने और खाने में
कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। काजल के ससुराल में सब उसे बहुत सम्मान और मान देते हैं। हर चीज में उसकी राय ली जाती है और उसके पसंद का खूब ख्याल रखा जाता है। एक रोज रामावतार 2 साड़ी खरीद कर लाते हैं और रूपा से कहते हैं, भाग्यवान, साड़ी लाया हूँ आपके लिए। बाजार से लौटते वक्त नजर पड़ गई थी और एक ही नजर में इतनी भाग गई कि लेने पर मजबूर हो गया। चलो इसी बहाने कभी कुछ लाए तो मेरे लिए, वरना आज तक तो कभी कुछ नहीं लेकर आए हो। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। रूपा दोनों साड़ियों को अपने बदन पर लगाकर देखती है। तभी वहां काजल आ जाती है और उसकी नजर साड़ी पर टिक जाती है। बहू, ये साड़ी तेरे लिए है। सच मम्मी जी, कितनी सुंदर है। मेरी नजर तो हट ही नहीं रही। कल मैं अपनी सहेली की शादी में यही पहनूंगी। काजल साड़ी लेके अपने कमरे में चली जाती है। तब रामावतार कहता है, ये क्या, अभी तो खुद के लिए पसंद कर रही थी और बहू को उठा कर दे दी। अरे बहू पहले है, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर हम उसकी पसंद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। इस घर में कुछ भी आएगा तो सब उसके लिए आना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। ओहो, बहू को तो कुछ भी बोलो तो लपक कर चिल्लाने आ जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रितेश दुकान पर जा रहा था और काजल उसे देखकर कहती है, देवर जी, आज आते वक्त पानी पूरी लेकर आइएगा ना। हाँ भाभी, ले आऊँगा। और कुछ भी खाना हो तो बोल देना। बहुत दिन हो गए बाहर का कुछ नहीं खाया। घर में खाना बना बना कर मैं थक गई हूँ। ऐसा है तो चलते आज बाहर खाने, पहले बोल देती है आप। ठीक है, तो मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम होते ही रितेश सबके लिए पानी पूरी पैक करवाता है। तभी उसकी नज़र प्याज की भजिया पर पड़ती है और वो खुद से कहता है, भाभी को तो प्याज की भजिया बहुत पसंद है, ये भी ले चलता हूँ, गर्मा गर्म तल रहे। रितेश पानी पूरी और भजिया लेकर घर आता है, जहाँ काजल का भाई वरुण पहले से आया था। रितेश काजल से कहता है, भाभी आप मुझे कॉल करती थी कि वरुण आया हुआ है तो मैं पानी पूरी ज़्यादा ले आता। नहीं नहीं देवर जी, बहुत ले आए हो आप पहले से। फिर हम बाहर भी तो रात में जा रहे हैं ना। दीदी, इतना हैवी खाना खाकर तुम रात में बाहर खाना खाने जा पाओगे क्या? तू भी ना भूल गया, हम हमेशा शाम को बाहर का खाना खाया करते थे। काजल सबको पानी पूरी और भजिया खिला देती है। तब देव कहता है, पेट तो नाक तक भर गया है, अब रात के खाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। देव की बात से काजल का मुंह उतर जाता है। तब रामावतार कहता है, अरे तुझे नहीं खाना तो मत खाना, कोई जबरदस्ती है क्या? लेकिन बहू का मन है तो चलो। वही ना पापा जी, कितने दिनों से मैं कहीं गई नहीं हूँ। वरुण भी फिर कल चला जाएगा। बाबा रे, कभी तो मुझे लगता है ये मेरा नहीं तुम्हारा मायका है और मेरा ससुराल। सब हंसने लगते हैं और फिर सब तैयार होकर खाने को बाहर चले जाते हैं। उसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रूपा की पड़ोसन शोभा उनके घर आती है। शोभा को देखकर रूपा कहती है, कैसी हो शोभा, बड़े दिन के बाद दर्शन दिए। हाँ रूपा, वक्त ही नहीं मिल पा रहा था घर के कामों से। मेरी बहू को हाथ हिलाने में उसकी नानी मरने लगती है ना। अरे ऐसा क्यों कह रही है, वो भी तो बेचारी नए घर में आई है, उसे भी एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। ये सब बात रहने दे, अब क्या साल भर तो हो गया, फिर भी उसके ड्रामे ना खत्म नहीं होते। एक बहू होने का ये भी नुकसान है, उसके भावना बहुत बढ़ जाते हैं। तेरा सही है, तेरी 2 बहुएं होंगी तो एक को देखकर दूसरी को करना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ झट से दूसरी बहू ले आ, वरना कहीं तेरी काजल भी मेरी बहू जैसी ना हो जाए। रूपा चुपचाप शोभा की बात सुनती है और मन ही मन कहती है, काजल को मैंने कभी अपनी बहू समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। शोभा रूपा को हिलाकर पूछती है, क्या हुआ रूपा, मेरी बातें सुनकर चिंता में पड़ गई? अरे झट से अब रितेश की भी शादी कर दे। हाँ, रितेश की भी अब शादी लायक उम्र तो हो गई है, इसलिए उसके लिए भी अब लड़की देखती हूँ, ना कि मुझे कोई डर है इस वजह से ऐसा कर रही हूँ। शुभा मन ही मन कहती है, मुझे सब पता है रूपा, तू क्यों ऐसा कह रही है। मुझसे बोल देगी तो तेरी इज्जत कम जो हो जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, रितेश की शादी पक्की हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइयो। शुभा वहाँ से चली जाती है। रात को जब सब खाने के टेबल पर बैठे थे तब रूपा कहती है, मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो भाग्यवान। रितेश की उम्र शादी की हो गई है, अब उसके लिए लड़की देखनी होगी। ओहो देवर जी, अंदर तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, अब मैं भी बहू से जिठानी बन जाऊंगी।
हाँ, सबसे ज्यादा खुशी तो तुझे ही होगी। मम्मी अभी रुक जाते हैं ना, इतनी भी क्या हड़बड़ है। देवर जी आपको नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। मुझे नए नए कपड़े पहनने हैं। मैं इतना सुंदर लहंगा पहनूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। बेटा, देव की भी तो इसी उम्र में शादी हुई थी। सही उम्र में सब हो जाए तो सही रहता है, वरना ना बहुत दिक्कत होती है। मुझे पता है बच्चे, तुम ये सब क्यों कह रहे हो। इसे कोई ना कोई पसंद है मम्मी। भैया तुम भी भाभी की साइड ले रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा ही होता है तेवर जी। अरे भाई ठीक है, करवा दो मेरी शादी। अब तो खुश हो सब। हाँ हाँ, हम तो खुश है ही। ठीक है, तो फिर हम लड़की देखना शुरू करते हैं। रूपा रितेश की अच्छी अच्छी तस्वीरें निकलवाती है और बायोडेटा बनवाकर एक अगवा को देते हुए कहती है, मेरे रितेश के लिए एक सुंदर सुशील लड़की खोज कर लाओ, मुंह मांगे रकम दूंगी मैं। क्या बोल रही हो आप? आज कोई पहली बार मैं आपके घर के लिए लड़की देख रहा हूँ क्या? ये मेरा भी तो घर है, एक नंबर लड़की खोज कर लाऊंगा मैं। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। इधर काजल भी रितेश की शादी को लेकर बहुत खुश थी। तभी काजल की बेस्ट फ्रेंड अंजलि का फोन उसे आता है। आज ना मैं तुझे याद कर रही थी और तेरा फोन आ गया। पता है, मेरे देवर के लिए सब लड़की देख रहा है, तू आना उसकी शादी में। हाँ, तो पागल तो नहीं हो गई है ना, जो इतना खुश हो रही है देवरानी के आने पर। तेरी देवरानी आकर सबसे पहले तुझे ही यहाँ से निकाल देगी। अभी जहाँ सबके दिलों में तू राज कर रही है ना, वहाँ वो राज करने लगेगी। अभी सब काजल काजल करते नहीं थकते, और फिर तेरी कीमत कम हो जाएगी। वो तो नहीं होगी ना, तो सब उसका करेंगे। तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, फिर क्या करेगी तू? पता है, मैं अभी ना तेरी तरफ बहुत खुश थी मेरी देवरानी के आने पर, लेकिन अब तो मैं इतनी दुखी हूँ कि पूछ मत। मेरी इज्जत तो 2 पाई की भी नहीं रह गई इस घर में। सच में ऐसा होता है क्या? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यकीन नहीं आता तो एक बार मेरे घर आकर देख ले। कितने दिनों से मैं तुझसे बात करने की सोच रही थी, लेकिन हो ही नहीं पा रही थी। इन सब झंझटों में ऐसी फंस गई हूँ कि पूछ मत। अरे अब क्या करूँ यार, रितेश के लिए सब लड़की जोर शोर से ढूंढ रहे हैं। इस झाड़ी में ही उसकी शादी कर देंगे। मेरा हाल भी तेरी तरह हो जाएगा तो क्या करूँगी मैं? कहाँ जाऊँगी मैं? मुझे नहीं चाहिए देवरानी। मैं मम्मी जी से कह देती हूँ कि रितेश की शादी अभी ना करे। रितेश तो मना कर ही रहा था, मैंने इतना जिद करके उसे शादी के लिए मनाया। भूल कर भी ये गलती मत करना, तेरी सास समझ जाएगी कि तू रितेश की शादी होने देना नहीं चाहती। अरे तो अब तू ही बताना मैं क्या करूँ? अरे कुछ नहीं करना, तुझे बस अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना है। जैसे ही तेरे देवर के लिए कोई लड़की देखने जाएगा तो तू उस लड़की से अकेले में बात करके उसके कान भर देना, ताकि लड़की वाले ही रिश्ते के लिए मना कर दे। अरे सो तो ठीक है, लेकिन कहीं मेरे इतना करने पर भी लड़की वाले रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे तो फिर क्या करेंगे हम? ऐसा हुआ तो तू रितेश के कान भर देना, बात खत्म। ठीक है अंजलि, अच्छा हुआ आज तुझसे बात हो गई, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। चल ठीक है, किसी की तो लाइफ बचे। अब काजल के दिमाग में बस यही घूमते रहता है कि किसी भी तरह मुझे जिठानी नहीं बनना है। अगले दिन अगवा एक रिश्ता लेकर रूपा और रामावतार के पास आता है। भाभी जी एक बहुत ही अच्छा रिश्ता हाथ लगा है, इसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। ये कोई बोलने वाली बात है? लड़की सुंदर होगी तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। छठ मंगनी पट शादी कर देंगे। ठीक है, तो कल ही चलते हैं लड़की वालों के घर, वहाँ बैठकर बातें भी हो जाएगी और सब लड़की को देख भी लेंगे। ठीक है, तो कल शाम 4 बजे का वक्त उनको कह दीजिएगा। अगवा खुश होकर चला जाता है और इधर काजल लड़की वाले के यहाँ जाने की बात सुनकर उदास हो जाती है। काजल तेरे हिस्से का निवाला खाने कोई आ जाए उससे पहले कुछ कर। कल मैं उस लड़की को इस रिश्ते के लिए हाँ कहने ही नहीं दूंगी। अगले दिन शाम को 4 बजे सब तैयार होकर लड़की वाले के घर जाते हैं। लड़की हाथों में चाय और नाश्ता लेकर आती है। लड़की को देखते ही सबको लड़की पसंद आ जाती है। रितेश तो उसे देखता ही रह जाता है और रूपा को भी लड़की बहुत पसंद आ जाती है। काजल बस बैठे बैठे रूपा और रितेश की नजरों को ही देखती रहती है और मन में कहती है, गई भैंस पानी में, दोनों को लड़की पसंद आ गई है। ये लोग कुछ कहे उससे पहले मैं ही लड़की से बात कर लेती हूँ। इतने में ही रूपा बोल पड़ती है, हमें तो आपकी लड़की पसंद आ गई है, अब तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। एक बार लड़के से तो पूछ लीजिए। अब मुझे लड़की पसंद है। देवर जी अकेले में बात तो कर लीजिए। आजकल बात करना जरूरी है, क्यों आंटी जी?
हाँ काजल बिटिया सही कह रही है, लड़के लड़कियों को आपस में बात कर ही लेनी चाहिए, जमाना ही ऐसा है। काजल रितेश और लड़की को कमरे में छोड़ने जाती है और रितेश से कहती है, देवर जी आराम से बात कीजिएगा, हमें कोई हड़बड़ नहीं है, चलती हूँ मैं। थोड़ी देर बात करके जब आपका मन भर जाए तो मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगी लेने। हाँ भाभी। रितेश और लड़की 1 घंटे तक आपस में बातें करते रहते हैं। मुझे तो आप पसंद है, क्या आपको मैं पसंद हूँ? जी हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। तब काजल कमरे में आती है और रितेश से कहने लगती है, देवर जी अब हो गया कि बात ही करते रहोगे, मुझे भी थोड़ा बात करने का मौका दो अपनी देवरानी से। हाँ भाभी ज़रूर, आप दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। रितेश चला जाता है और काजल लड़की से कहती है, कैसे लगे तुम्हें मेरे देवर जी? अच्छे हैं, मुझे पसंद है वो। सो तो है, मेरे देवर जी बहुत अच्छे हैं। अरे क्या हुआ अगर थोड़ा पीते हैं तो? वैसे उनमें ना कोई ऐब नहीं है, बस 2-4 लड़कियों को लेकर बाइक से घूमते रहते हैं। क्या लड़कियां घुमाते हैं? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आम है। मेरे देवर जी एक बार तो एक लड़की को लेकर भाग गए थे लेकिन फिर वापस भी आ गए। हाँ वैसे ना बहुत अच्छे आदमी है। अब चलो सब इंतजार कर रहे होंगे ना। लड़की और काजल सबके सामने आते हैं। तब लड़की का पिता कहता है, रामावतार जी हमें आपका लड़का पसंद है। हमें तो भाई आपकी बिटिया पहले से ही पसंद है, शादी की तारीख निकलवा कर अब मिलते हैं। काजल का खून सूखने लगता है। इतने में ही लड़की बोल पड़ती है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझे नहीं करनी है शादी इस रितेश से। अरे बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें रितेश पसंद नहीं आया? लड़की वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। अब जब बिटिया ने ही मना कर दिया तो माफ़ कीजिए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे लेकिन भाई साहब एक बार मुझे बात तो करने दीजिए बिटिया से। नहीं बहन जी, हमें माफ़ कीजिए, हम अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। काजल की आंखों में खुशी छलक आती है। वो अपने मन में कहती है, वाह अंजलि, तेरा नुस्खा तो काम कर गया, अब मुझे जिठानी नहीं बनना होगा। सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती है और रूपा सबके साथ वापस चली जाती है। घर जाकर देव कहता है, इतनी सुंदर लड़की हाथ से निकल गई। अरे तो क्या हुआ, उसकी किस्मत फूटी है जो मेरे देवर जी को मना कर दी। अरे कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है रितेश को। लेकिन वजह तो पता चले कि अचानक हुआ क्या उसे। लड़की का चक्कर होगा किसी और के साथ, वरना मेरे बेटे को कौन मना करेगा। हीरो लगता है मेरा रितेश। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। जिस भी लड़की को रूपा अपने परिवार के साथ देखने जाती, काजल अपनी मीठी मीठी बातों से उसके कान भर देती और रिश्ता टूट जाता। बार बार रिश्ता टूटने के कारण रितेश हताश हो जाता है और एक रोज देव से कहता है, भैया क्या शादी करना इतना ज़रूरी है? मुझे नहीं करनी शादी। अरे पागल, तू अपना मन छोटा क्यों करता है? तेरी शादी किसी जान पहचान वाली लड़की से ही कर देंगे जो तुझे पहले से जानती होगी, तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अरे बेटा, वो तेरे साथ मुस्कान नहीं पड़ती थी, उससे बात चलाऊं क्या? वो तेरे लिए कभी मना नहीं करेगी। तेरी और उसकी तो बनती भी अच्छी है। ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। अगले दिन रूपा अपने परिवार के साथ रितेश का रिश्ता लेकर मुस्कान के घर पहुंच जाती है। हमें तो रितेश कॉलेज के वक्त से ही पसंद था। बहन जी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी रितेश के लिए ही सोच रही थी इतने दिनों से। बच्चे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और शादी के लिए क्या ही चाहिए। मुस्कान चाय नाश्ता लेकर आती है। रितेश और मुस्कान का रिश्ता तय हो जाता है। अब काजल के दिल पर तो सांप लौटने लगता है। वो अपने मन में कहती है, मुस्कान को तो कुछ बोल भी नहीं सकती, वो तो पहले से ही रितेश पर फिदा है। इस बार कुछ और करना होगा। रितेश को मुझे मुस्कान के खिलाफ भड़काना होगा। सगाई का मुहूर्त निकलवाकर रूपा अपने घर चली जाती है। इधर काजल रात को रितेश को उसके कमरे में दूध देने जाती है और रितेश को मुस्कान की तस्वीरें देखते हुए देखकर कहती है, मुस्कान दिखने में बहुत सुंदर है। तो क्या हुआ, लड़की की हाइट थोड़ी छोटी है, बच्चे ही नाटे होंगे ना, और क्या ही होगा उससे ज्यादा। वैसे सोचने की बात तो ये है कि अब तक मुस्कान की शादी हुई क्यों नहीं? इतनी सुंदर सुशील होने के बावजूद भी। हो सकता है उसमें कोई अंदरूनी बीमारी हो, जैसे बच्चा नहीं होने की। लेकिन ये सब क्या ही मायने रखता है देवर जी, लड़की सुंदर है और हमें क्या चाहिए। कैसे मायने नहीं रखता भाभी?
शादी के बाद बच्चे ही नहीं होंगे तो शादी करके मैं करूँगा क्या? देखो लड़की ना मुझे बहुत पसंद आ गई है। 10 लोग 10 बातें, लेकिन आप इन सब पर ध्यान मत देना देवर जी। लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लगा उसकी आंखें थोड़ी ना महंगी है। अच्छा देवर जी, मैं सोने चलती हूँ, आप भी दूध पीकर सो जाना। अगले दिन सुबह पहले रितेश उठकर मुस्कान को कॉल करके कहता है, मुझे माफ़ कर दो मुस्कान, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। अरे क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो रिश्ता लेकर क्यों आए थे मेरे घर? मेरे दिल में उम्मीद क्यों जगाई? मुझे माफ़ कर दो मुस्कान। रितेश इतना कहकर फ़ोन रख देता है। इधर मुस्कान की माँ रूपा को कॉल करके सब बताती है। मम्मी, आज के बाद मुझे शादी के लिए कुछ मत कहना। काजल तो इस खुशखबरी को सुनकर इतनी खुश होती है कि क्या बताएं, और खाने में सबके लिए मटर की कचौड़ी और आलू दम और खीर बनाती है। मेरी जिंदगी का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। अब मुझे जेठानी नहीं बनना पड़ेगा, कभी नहीं आएगी मेरी देवरानी। ये सब रितेश सुन लेता है और सन रह जाता है। मतलब अब तक जो भी रिश्ते मना हुए उसके पीछे भाभी का हाथ था। सब खाने के टेबल पर बैठे थे। काजल सबको खाना परोसती है और कहती है, सब अपना मुंह लटका कर क्यों रखे हो? खाना खाओ, मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। सब खाना खाने लगते हैं और रितेश झट से उठकर कहता है, भाभी, आपको क्या मिला ऐसा करके? मेरे बारे में आपने सबके कान भरे, आपको शर्म नहीं आई? आपने क्या सोचा कि आपके इस भोले भाले चेहरे के सामने किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? सबके होश उड़ जाते हैं और रोती हुई काजल कहती है, देवर जी, मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हुई थी आपकी शादी की बात सुनकर, लेकिन मैं क्या करती? मेरी देवरानी के आने से आप लोगों का प्यार मेरे लिए कम हो जाता और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू तू पागल है क्या? ये सब तुझे किसने कह दिया? एक बच्चे के आने से दूसरे बच्चे की कीमत कम नहीं हो जाती। क्या रितेश के पैदा होने से देव के लिए मेरा प्यार कम हो गया? तेरे लिए हमारा प्रेम कभी कम नहीं होगा। इस घर की बड़ी बहू तू है और तू ही रहेगी। मेरे कारण देवर जी का रिश्ता टूटा है तो मैं ही उनका घर बसाऊंगी, मुस्कान को मनाकर अपनी जेठानी बनाऊंगी। और काजल मुस्कान को रितेश से शादी करने के लिए मना लेती है और मुस्कान की शादी हो जाती है रितेश के साथ। ये था मेरा जेठानी ना बनने से लेकर जेठानी बनने का सफर। रोहन और कनक दोनों कहने को संजना के देवर और ननद थे, लेकिन मम्मी पापा के चले जाने के बाद उनकी भाभी संजना और बड़े भाई नवीन ने उन्हें सगे माँ बाप से बढ़कर प्यार किया। वो दोनों उनकी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सके, इसलिए उन्होंने कभी खुद के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। बस उन्होंने उन दोनों को ही अपनी संतान मानकर उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। क्या बात है, बड़ी देर से देख रही हूँ, इस तरह गुमसुम क्यों बैठी है? मन में कोई बात है तो मुझे बता। वो भाभी, कॉलेज की पढ़ाई ना बहुत मुश्किल हो गई है। मैं सोच रही थी कि कोचिंग में एडमिशन ले लूँ। अरे तो ले लेना, इसमें इतना क्या सोच रही है? भाभी, कोचिंग की फ़ीस ना बहुत ज़्यादा है, पर मंथ 5,000, इसलिए सोच रही हूँ कि रहने दूँ। अरे तुझे किसने बोला पैसों के बारे में सोचने को? हाँ, तेरे भैया भाभी है ना अभी सब संभालने के लिए। मैं तुझे फीस दे दूंगी, तू कोचिंग में एडमिशन ले ले। थैंक यू सो मच भाभी। पता है, आपके और भैया की वजह से मुझे और रोहन को कभी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होती। आप दोनों हमें बिल्कुल उनकी तरह ही प्यार करते हो। हाँ तो क्यों नहीं करेंगे? तुम दोनों हमारे लिए हमारे बच्चों जैसे ही तो हो। कनक कॉलेज चली जाती है और रात को खाने की टेबल पर। क्या बात है भाई रोहन, तुझे आधे घंटे से देख रहा हूँ, कभी इधर से उधर जा रहा है, फिर उधर से इधर आ रहा है। हाँ, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? पक्का इसे कुछ चाहिए, लेकिन बोल नहीं रहा है। अरे बता दे अपने भैया को जो भी चाहिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी, अब बिना बोले सब कुछ कैसे समझ जाती हो? इतने से थे जब इस घर में मैं आई थी। तुम दोनों की हर छोटी छोटी हरकत का पता है मुझे। जब गुस्से में होता है तो कैसे तेरे गाल लाल हो जाते हैं, और जब कुछ चाहिए होता है तो कैसे पूरे घर में चक्कर काटने लगता है। भाभी, चल अब बता क्या चाहिए। भैया, वो मेरी जो पुरानी बाइक है ना, बिल्कुल ख़राब हो गई है। थोड़ी दूर चलाता हूँ फिर अपने आप बंद हो जाती है। कितनी बार तो कॉलेज से धक्का मार कर घर तक लाना पड़ता है मुझे। मैं कह रहा था आप मुझे कोई सेकेंड हैंड ही बाइक दिला दो तो। अरे तो इस बात को कहने के लिए तू इतना हिचक क्यों रहा है? मेरे छोटे को बाइक चाहिए तो दिला देंगे, कौन सी बड़ी बात है। और सेकंड हैंड क्यों भाई, नहीं दिलाएंगे। थैंक यू भैया।
दोनों भाई बहन अपने भैया भाभी से जो भी मांगते वो हमेशा उन दोनों को उससे बेहतर देने की कोशिश करते। रोहन और कनक भी अपने भैया भाभी की हर बात मानते थे, उनकी रिस्पेक्ट को वो सबसे ऊपर रखते थे। ऐसे ही समय बीतता है और रोहन के भैया भाभी ने उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड खुशी से करवा दी। रोहन चलो ना आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, जब से हनीमून से आए हैं तब से तुम एक बार भी मुझे बाहर लेकर नहीं गए। चलो ना, आज हम दोनों लंच डेट पर उसी रेस्टोरेंट पे चलते हैं जहाँ शादी से पहले छुप छुप के मिलते थे। तुम्हारा कहा भी मैं कभी टाल सकता हूँ क्या? तुम्हारा जहाँ भी जाने का मन है मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा जाने मन। अच्छा तो ठीक है, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, तब तक तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो। दोनों बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी नवीन रोहन को आवाज़ लगाता है। रोहन कहाँ है, एक बार ज़रा यहाँ तो आ। आया भैया। रोहन हॉल में आता है। जी भैया कहिए। अरे रोहन, तुम्हें वो मिस्टर शेट्टी याद है जिनके साथ हमने पिछले साल मीटिंग की थी? ऑर्डर हाथ में आते आते रह गया था। इस बार उन्होंने बहुत बड़ा ऑफ़र दिया है। मुझे अभी मिस्टर ओबेरॉय के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, वरना मैं ये सब कुछ हैंडल कर लेता। अगर तुम फ्री हो तो तुम मीटिंग के लिए चले जाओ। हाँ भैया मैं तो फ्री ही हूँ, अब चिंता मत कीजिए, मिस्टर शेट्टी के साथ मैं मीटिंग कर लूँगा। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नवीन के जाने के बाद रोहन वापस अपने कमरे में आता है तो खुशी उसके सामने गुब्बारे जैसा मुंह फुलाकर खड़ी थी। अरे क्या हो गया तुम्हें, यूँ इस तरह गुब्बारे जैसा मुंह फुलाकर क्यों खड़ी हो? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं, क्या जरूरत थी मीटिंग के लिए हाँ बोलने की? भैया को बोल सकते थे ना कि मैं अभी खुशी के साथ लंच डेट पर जा रहा हूँ, मीटिंग पोस्टपोन भी तो हो सकती थी। अरे खुशी ये कैसी बात कर रही हो तुम, क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वैसे भी भैया पिछले साल से उस क्लाइंट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, फाइनली उनके साथ मीटिंग करने का मौका मिल रहा है तो ऐसे तो नहीं कर सकते। सारा का सारा मूड खराब कर दिया। काम तुम्हारे भैया का और मीटिंग में जाओ तुम। वो क्लाइंट इतना ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए तो खुद क्यों नहीं चले गए वो मीटिंग में? खुशी ये तुम भैया के बारे में किस तरह से बात कर रही हो? वो मेरे लिए मेरे भैया नहीं बल्कि मेरे पिता समान है। बचपन से उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है, तो क्या मैं उनके लिए उनका ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकता? ठीक है तो करो फिर। खुशी से यहाँ आना, तो खाना बनाने में मेरी मदद कर दो। आ रही हूँ दीदी। कहाँ बाहर जाकर मज़े से लंच करने वाली थी और अब घर में रुककर इनके साथ खाना बनवाओ। खुशी मुंह बनाकर किचन में चली जाती है। बोलिए दीदी। सुनो खुशी, परसों नहाते हुए ना मेरे कान में ज़रा पानी चला गया था, तब से कान बहुत दर्द कर रहा है। तुम सबके लिए खाना बना लो ना। ये दोनों भाई जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं तो बाहर ज़्यादा कुछ खाते पीते नहीं हैं, मीटिंग से आते ही खाना मांगेंगे। तो तुम मटर पनीर की सब्ज़ी बना लेना, और सुनो ये दूध रखा है ना, इसको फाड़ कर इसका पनीर बना लेना। दोनों भाई बाहर का पनीर खाते ही नहीं है, पेट में दिक्कत हो जाती है ना। ठीक है दीदी। खुशी को समझाकर संजना डॉक्टर के पास चली जाती है। अलग ही ड्रामे इन सब के। अरे भाई पूरी दुनिया दुकान से पनीर ला कर ही खाती है, इन्हें घर में अलग तामझाम करने के अलग ही शौक लगे हुए हैं। मैं नहीं फाड़ने वाली इस दूध से कोई पनीर वनीर। जब दुकान पर इतनी आसानी से पनीर मिल जाता है तो खामखा मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? खुशी दूध के पतीले को फ्रिज में रख देती है और सामने वाली दुकान से पनीर लाकर उसकी सब्जी बना देती है। शाम को सभी घर आते हैं। अरे भाभी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। लगवा रही हूँ भाई, लगवा रही हूँ। वैसे भी आज सारा खाना तेरी खुशी ने बनाया है, तो आज तो खाने में तुझे अलग ही स्वाद आने वाला है। खुशी सबके लिए खाना सर्व करती है, लेकिन दोनों भाई जैसे ही खाना खाते हैं तो पनीर का टेस्ट कुछ अलग लगता है। आज पनीर का टेस्ट कुछ अलग लग रहा है, बड़ा ही हैवी हैवी सा लग रहा है इसे खाती। ये बाहर का पनीर तो नहीं है ना? अरे नहीं, मैं खुशी को बोल कर गई थी, उसने घर पर ही पनीर फाड़ा है। नहीं दीदी, वो मुझे ना पनीर फाड़ने के लिए नींबू मिले ही नहीं, तो मैंने दुकान से पनीर लाकर बना दिया। अरे यार नींबू नहीं मिल रहे थे तो भाभी से फ़ोन करके पूछ लेती। बाहर के पनीर से हम दोनों भाइयों का पेट खराब हो जाता है। आज तक जितनी बार भी हमने बाहर का पनीर खाया है मुझे तो हमेशा फूड पॉइजनिंग हो गई है, इसीलिए भाभी स्पेशली मेरे लिए घर पर ही पनीर बनाती है। तुम्हें सब पहले से पता है, फिर भी बिना सोचे समझे ऐसी सब्जी बना दी। हम दोनों तो ये सब्जी नहीं खा सकते। भाभी आप प्लीज़ हमारे लिए दोबारा सब्जी बना दो ना। ठीक है, मैं बना देती हूँ। संजना जल्दी जल्दी में सबके लिए दाल बना कर ले आती है और दोनों भाई बड़ी ही खुशी से उसे खा लेते हैं। पर यह देखकर खुशी बुरी तरह जल भून जाती है। मैंने इतनी अच्छी मटर पनीर की सब्जी बनाई, वो इन्हें अच्छी नहीं लगी, और दीदी की बनाई दाल दोनों भाई चुपचाप खा गए। अगले दिन, खुशी मैं सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, तब तक तुम घर में झाड़ू लगा दो।
क्या दीदी, हर रोज़ घर का काम कर करके मैं बहुत पक गई हूँ। घर में एक काम वाली रख लेते ना, मुझसे रोज़ रोज़ घर का काम नहीं होता। अरे खुशी, हम घर में 5 तो लोग हैं, ज़रा सा काम होता है। इतने से काम के लिए भी घर में क्या नौकरानी रखनी। हाँ भाभी, जब आप घर में नहीं आई थी तो कभी कभी मैं भाभी की मदद करवा देती थी, वरना भाभी तो अकेले ही घर का सारा काम संभाल लेती थी। आपको तो भाभी ज़्यादा काम करने भी नहीं देती। हाँ खुशी, घर का ज़्यादातर काम तो भाभी ही कर लेती है। तुम भाभी का थोड़ा बहुत हाथ तो बटा ही सकती हो। इतने से काम के लिए भी घर में मेड रखने की ज़रूरत है क्या? अरे लेकिन वेकिन छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ, बाय। सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी खुशी अपने कमरे में गुस्से में अकेले बड़बड़ाना शुरू कर देती है। जब देखो तब भैया भाभी भैया भाभी भैया भाभी। इन दोनों बहन भाई के लिए उनकी बात ऐसे होती है जैसे पत्थर की लकीर। भाभी ने बोला घर में मेड नहीं आएगी तो दोनों बहन भाई उसकी साइड हो गए। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता घर में। लेकिन बस अब और नहीं, अगर इस घर पर अपना राज चलाना है तो डिवाइड एंड रूल तो खेलना ही होगा। जब तक इन दोनों बहन भाई को भैया भाभी के खिलाफ नहीं करूंगी, तब तक ये दोनों उनको ही भगवान की तरह पूछते रहेंगे। चल खुशी, शुरू हो जा अब। कुछ दिन बाद, कनक, मैंने और तेरे भैया ने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। अगर तू बोले तो उन्हें घर पर रिश्ते की बात करने के लिए बुला ले। जैसा आपको ठीक लगे भाभी, आप दोनों मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। तो ठीक है, फिर हम अगले हफ्ते उन्हें घर बुला लेते हैं। वाह खुशी बेटा, अच्छा मौका मिला है तुझे कनक को भैया भाभी के खिलाफ भड़काने का। खुशी छिप छिपा कर रिश्ते वाले की डिटेल्स निकालती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का नवीन का एक बिजनेस क्लाइंट है। अब वो इस बात का फ़ायदा उठाकर कनक के सामने अपनी बनाई हुई कहानी पेश करती है। क्या बात है भाभी, आप इस तरह दबे पाँव मुझे अपने कमरे में क्यों लेकर आई? अरे बात ही कुछ ऐसी है कनक, समझ में नहीं आ रहा तुझे कैसे बताऊं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि भैया भाभी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। देखिए भाभी, प्लीज़ मुझे डराइए मत। क्या नहीं कर सकते भैया भाभी मेरे साथ? क्या हुआ है? अरे कनक, जो लड़का इस हफ्ते तुम्हें देखने आने वाला है ना, दरअसल वो नवीन भैया का बिजनेस क्लाइंट है। हाँ ये तो मुझे पता है भाभी, लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? ओफो, तुम ना बहुत भोली हो कनक। एक्चुअली कल मैंने भैया भाभी को बात करते हुए सुन लिया था। वो दोनों तुम्हारी शादी इसलिए उससे करवाना चाहते हैं क्योंकि इसके बदले उन्हें एक बहुत बड़ी बिजनेस डील मिलेगी। वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ डील के लालच में वो तुम्हारी शादी उससे करवा रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? भैया भाभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब ये मैंने अपने कानों से सुना तो एक पल को तो मैं भी इस बात को हजम नहीं कर पाई। देखो खुशी, भले ही उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे माता पिता तो नहीं है ना। तुम मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यारी हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। कभी कभी ना जो इंसान हमें सामने से अच्छा लगता है वो वैसा होता नहीं, और सच तो कभी कभी बहुत कड़वा होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब करो, बाकी फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। अच्छा किया भाभी जो आपने सब कुछ मुझे बता दिया। आज के बाद मैं फिर कभी भैया भाभी पर भरोसा नहीं करूँगी और ना ही उनकी पसंद से शादी करूँगी। कनक गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चलो, एक तो कब्जे में आ गई, अब दूसरे की बारी। शाम को जैसे ही खुशी को रोहन की बाइक की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कमरे में परेशान होकर बैठ जाती है। अरे खुशी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इतने परेशान क्यों हो? नहीं रोहन, कुछ नहीं हुआ। कुछ बात तो ज़रूर है, बताओ मुझे क्या हुआ। बता भी दूंगी तो कौन सा आप मुझ पर यकीन कर लेंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो खुशी, बताओ मुझे क्या बात है। आज मैं ना जब घर की सफाई कर रही थी तो मैंने भैया भाभी को कहते सुना कि कनक की शादी में रोहन से आधे पैसे ले लेंगे, और एक बार कनक की शादी हो जाए उसके बाद इन दोनों को घर से निकाल देंगे। क्या? भैया भाभी ऐसा बोलना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैं जानती थी आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, इसीलिए आपको बताने से मैं कतरा रही थी। आप खुद सोचिए ना, अब तो आपकी शादी हो गई, लेकिन फिर भी घर के पेपर्स में भैया भाभी ने आपको आपका हिस्सा दिया नहीं ना। ये पूरा घर अभी भी भैया के नाम पर है। भैया भाभी के प्यार में इतने भी अंधे मत बनो कि आपको उनकी सच्चाई ही दिखाई ना दे। अभी भी वक्त है, भैया से कहकर अपना हिस्सा मांग लीजिए और इस घर का बंटवारा करवा लीजिए, वरना कल को हम दोनों के पास पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। कनक बड़ी ही चालाकी से रोहन को अपनी बातों में फंसा लेती है। तभी रात के समय
कनक, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी निकाल दी है। जब रिश्ते वाले आएंगे ना तो तुम वही साड़ी पहन लेना। मैं आपको बताना भूल गई भाभी, लेकिन मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। आप उन्हें आने के लिए मना कर देना। अरे पहले तो तूने हाँ बोला था, अब अचानक तुझे क्या हो गया? विद्युत बहुत अच्छा लड़का है। नहीं भैया, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो कितना अच्छा लड़का है, और आप क्यों मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं। मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी, और प्लीज़ मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे इससे अचानक क्या हो गया? आज से पहले तो इसने कभी हमसे इस तरह की बात नहीं की। बात तो मुझे भी आपसे कुछ करनी है भैया। हाँ बोल, क्या बात है? देखिए भैया, मैं बात को ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। हम दोनों चाहते हैं कि आप हमें इस घर में से हमारा हिस्सा दे दें। हम दोनों अपना सेपरेट घर बनाकर रहना चाहते हैं। आसान शब्दों में आप घर का बंटवारा कर दीजिए। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो रोहन? हम सब एक साथ इतने अच्छे से रहते हैं, फिर भला घर का बंटवारा करने की क्या ज़रूरत है? देखिए भाभी, मैं अब आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में और नहीं आने वाला। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन इस घर पर जितना हक भैया का है उतना ही हक मेरा भी है। इसलिए जितनी जल्दी घर का बंटवारा हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं कल ही वकील को घर पर बुला लूँगा। अरे लेकिन नहीं संजना, कोई लेकिन बेकिन नहीं। अगर ये ऐसा चाहता है तो फिर ऐसा ही होगा। चलो अपने कमरे में चलते हैं। नवीन और संजना बड़े ही परेशान चेहरों के साथ अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन वकील घर पर आकर घर का बंटवारा कर देता है और घर का बंटवारा करवाने के बाद रोहन खुशी के साथ अपने सेपरेट घर में रहने लगता है। आखिरकार जो मैं चाहती थी वो हो ही गया। इस खुशी से आज तक कोई नहीं जीत पाया। तो भैया भाभी क्या चीज़ है? अब कोई भैया भाभी की किटकिट नहीं, आराम से जो मर्जी अपने घर में करूँगी। अब कनक भी हमेशा अपने भैया भाभी से उखड़ी उखड़ी रहती, कभी सीधे मुंह से बात तक नहीं करती। और घर का बंटवारा होने के बाद कभी रोहन भी उनका हालचाल पूछने नहीं आता। जिन दोनों को अच्छा भविष्य देने के लिए नवीन और संजना अपने बच्चों को भी इस दुनिया में नहीं लाए, आज खुशी की वजह से वो दोनों उनके चेहरे की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब नवीन और संजना का मन अंदर ही अंदर उन्हें काटने को दौड़ता था। ऐसे ही कुछ समय बीता और खुशी प्रेग्नेंट हो गई। उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था, लेकिन उसके पास उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। तुम प्लीज़ थोड़े दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। तो मैं क्या करूँ खुशी? मेरे सर पर इतने सारे खर्चों का प्रेशर है कि मैं चाहकर भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। तुम अपने मायके में फ़ोन करो ना, तुम्हारी माँ या भाभी थोड़े दिन यहाँ आ जाएगी। मैंने फ़ोन किया था, लेकिन भाभी ने कहा कि उन्हें पहले ही बहुत काम है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर इस वक्त हम भैया भाभी के साथ होते तो तुम्हें किसी को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भाभी अकेले ही सब संभाल लेती। बस करो, मुझे यहाँ तुम्हारी भाभी की बड़ाई नहीं सुननी। तुम्हें ऑफिस जाना है ना, जाओ अपने ऑफिस। रोहन ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी पीछे से खुशी को अचानक लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो रोहन को बार बार फ़ोन करती है, लेकिन मीटिंग में फ़ोन साइलेंट होने की वजह से उसे कॉल का पता ही नहीं चलता। जब खुशी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो हार कर अपनी जेठानी संजना को ही फ़ोन करती है। संजना अपना सब काम छोड़कर तुरंत ही खुशी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ संजना एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। कितनी प्यारी है, बिल्कुल तुम पर गई है। तुम्हें पता है, मैं भी हमेशा से चाहती थी कि मेरी भी ऐसी ही प्यारी सी बेटी हो, लेकिन रोहन और कनक को संभालने में कभी अपने बच्चे के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। दोनों के साथ इतना घुल मिल गई कि उन दोनों को हमेशा मैंने अपने बच्चों की तरह पाला। लेकिन ये कहते हुए संजना की आंखों में आंसू आ गए। उसका दर्द उसकी आंखों में साफ छलक रहा था। आज अपनी बच्ची को जन्म देने के बाद खुशी संजना और नवीन के मन में रोहन और कनक के लिए उनकी ममता समझ पाई। उसे आज अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। जब कनक और रोहन जी आपकी और नवीन भैया की हर बात में हाँ मिलाते थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने कनक और रोहन जी को आपसे इतना दूर कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। मैं फिर से आपकी देवरानी बनकर आपकी छाया में रहना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई बंटवारा। आप तो रोहन जी की बड़ी भाभी थी, लेकिन फिर भी आपने उन्हें माँ से बढ़कर प्यार किया। इस परिवार को तोड़कर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आज मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने का एक मौका मिला है। मैं इस मौके को नहीं गंवा सकती। मैं कब से इस दिन के इंतज़ार में थी कि तुम दोनों फिर से हमारे साथ रहने आ जाओ। और अब तो हमारी गुड़िया रानी भी हमारे साथ उस घर में रहेगी। रोहन आता ही होगा, तुम उसके साथ गुड़िया को लेकर घर आना। तब तक मैं घर जाकर तुम्हारे स्वागत की तैयारी करती हूँ।
अंत में खुशी को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और वो सभी के सामने सब कुछ सच सच कबूल करके सबसे माफ़ी भी मांग लेती है और फिर से उनका पूरा परिवार उसी तरह प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहने लगता है।